बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। इससे पहले हमने अम्ल और क्षारक और सूचक के बारे में पढ़ा था। अब हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब तक हम समझ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। अब पहला जो पॉइंट है, पहली जो अभिक्रिया है वो है अम्ल या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल के साथ और क्षारक के साथ धातु, कोई भी धातु किस प्रकार अभिक्रिया करता है वो हमें पढ़ना है। तो अम्ल, कोई भी अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। ये जनरल इक्वेशन है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अम्ल हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु लिया हमने जिंक, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लिए जाते हैं, छोटा पाउडर फॉर्म में या दानेदार जिंक लिया जाता है। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं दानेदार जिंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के दाने छोटे छोटे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जिंक Cl के साथ रिएक्ट करेगा और ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनाएगा। ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। और ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस, ये निर्मित होगी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हुआ है ताकि हम ये बता सकें कि इसमें कौन सी गैस निर्मित होती है, हाइड्रोजन। जहाँ पर भी जो भी गैस निर्मित हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी गैस निर्मित हो रही है, या फिर अगर ये वाली गैस निर्मित हो रही है तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे अभिक्रिया कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि कौन सी गैस निर्मित होगी। तो जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस ही निर्मित होती है। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है। कई बार इस डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें भी समझ लेते हैं क्या किया गया है। ये एक स्टैंड है, परत नली है, परत नली को यहाँ पे कॉर्क लगाकर बंद कर दिया गया है, और ये है एक प्रवाह नली, डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या लिया है हमने इस परत नली के अंदर, इस परत नली में है यहाँ पे नीचे दानेदार जिंक के टुकड़े, यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निर्मित होगी, अम्ल है तो कौन सी गैस निर्मित होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, विलयन है ना, तो इसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, और वो बुलबुले क्या होंगे, जो गैस है वो इस प्रवाह नली से होते हुए यहाँ इस दूसरे साबुन के विलयन के अंदर आ जाएगी। और जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, बुलबुले निकलेंगे। और यहाँ पे हमने इसका टेस्ट, आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब या परख नली के पास लेकर आते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आती है तो ये क्या होगा, ये जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी और फटफट या पॉप साउंड आती है। तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। ठीक है, तो ये होता है, इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि जो गैस यहाँ पर निकली थी, जो बुलबुले यहाँ पे आ रहे थे, वो किसकी वजह से हैं, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से हैं। तो ये टेस्ट है ये शो करने के लिए कि कौन सी गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस सल्फ्यूरिक अम्ल का जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ यहाँ पे टेस्ट करके आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्षारक के साथ धातु किस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो क्षारक के साथ भी धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सेम है, अम्ल के साथ रिएक्ट करें चाहे क्षारक के साथ करें, सेम रिएक्शन होता है। तो क्षारक का एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सेम जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इसको, क्या बनेगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अगर आप लोगों को याद हो, जिन बच्चों ने 3rd चैप्टर पढ़ा है, याद किया है, तो उन्हें ये दोनों रिएक्शन देखकर याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा कुछ पहले भी पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा है ज़रा आप सोचिए, और जिसको याद आ जाएगा वो मुझे बताना कि हमने ये दोनों रिएक्शंस इकट्ठे कहाँ पढ़ी थी। किस प्रकार की अभिक्रिया सभी धातु नहीं दर्शाते, किस प्रकार की, ये वाली या ये वाली, ये वाली। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बोला था कि दोनों रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई हैं कहाँ कहीं पर, तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है।
इस लाइन का मतलब तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ही धातु होती हैं जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है, सारी की सारी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्ल के साथ ज़्यादातर सारी धातुएं अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ ही हैं जो नहीं करती, बट क्षारक के साथ कुछ धातु होती हैं जो अभिक्रिया करती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं दोनों ही, वो सभी धातु नहीं दिखाते हैं। पॉप टेस्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, इसके साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं अम्ल। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे, और कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये याद रखना है, अम्ल के साथ जब रिएक्ट करते हैं या क्षारक के साथ करते हैं धातु तो हाइड्रोजन बनाते हैं। अगर अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, तो उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे CO3 है तो CO2 बन जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी, क्योंकि इसके पास CO2 है, इस वजह से वो निर्मित हो जाती है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धातु कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये जो Na है ये इस Cl के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो NaCl बन गया, और बचा हुआ CO2 अलग और H2O अलग हो जाएगा, CO2 अलग और H2O अलग। तो सिर्फ NaCl आपको समझना है कि Na इस Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। ये जो 2 लगाए हैं ये तो आपको आता ही है, संतुलित किया हमने बाद में। इसी तरीके से अगर अम्ल किसी धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो भी सेम चीज़ें बनती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सेम रिएक्शन है। अम्ल की जगह HCl लिया हमने, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, NaHCO3, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे तो भी सेम रिएक्शन होगा, NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl बन जाएगा, बचा हुआ CO2 अलग और H2O अलग, ठीक है। फिर बाद में हमने बैलेंस कर दिया, इसमें कोई बैलेंस करोगे जब संतुलन करोगे तो कहीं पर 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए जांच करते हैं, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी जांच का टेस्ट होता है। इसका जांच का टेस्ट क्या है, इसके लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, उसके साथ इसका टेस्ट किया जाता है। तो क्या करते हैं, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, उसे चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। मतलब चूने का पानी जो होता है तो हल्का सा क्या कहते हैं उसे, ट्रांसपेरेंट तो नहीं, थोड़ा हल्का, जैसे आप मान लीजिए कि पानी में बहुत आप थोड़ा सा दूध मिला देंगे तो हल्का हल्का सा वाइटिश जो कलर आता है, इस तरीके का होता है चूने का पानी। तो जब आप इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करवाते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो पानी है वो पूरा ही दूधिया हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा, मिल्क जैसा वो लगने लगता है। तो ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। रिएक्शन लिखने को आती है कि रिएक्शन क्या होती है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, रिएक्ट करेंगे दोनों, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक सफ़ेद अवशेप है, और इसी की वजह से जो चूने का पानी है वो दूधिया दिखाई देता है, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है। तो पूरे का पूरा जो पानी है चूने का पानी, वो फिर वाइट कलर का दिखाई देने लग जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, वाइट हो जाएगा ये। अगर आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो चूने का पानी था वो दोबारा से कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से वो वैसा ही पहले जैसा पानी जैसा दिखाई देने लगेगा। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना था इसके अंदर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड डाली है, तो आगे रिएक्शन होगा और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ 2। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बना लेगा, और ये एक जल में घुलनशील पदार्थ है। तो क्योंकि ये जल में घुलनशील है तो ये जल में घुल जाता है और इस वजह से इसमें कोई कलर नहीं आता। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक सफ़ेद अवशेप है, तो क्योंकि ये सफ़ेद है और अवशेप है तो वो जल को पूरा दूधिया कर देता है। और जब हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं इसमें से, तो उसमें से जल में दोबारा से घुल जाता है और कोई भी कलर नहीं आता। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया यानी कि चौक,
और संगमरमर यानी मार्बल, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन सभी के ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसके विविध रूप हैं। तो ये एक जनरल, एक नॉर्मल सा है, कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। थर्ड, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, कि अम्ल और क्षारक आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अम्ल और क्षारक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उदासीनीकरण हो जाता है। एक लवण बनता है जो लवण उदासीन होता है, और साथ में जल बनता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, NaCl, और OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O यानी कि जल। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जो उदासीन कर देता है उस विलयन को। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लवण बनता है, अभी मैंने आपको कहा कि अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं तो हमें लवण मिलता है जो उदासीन होता है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, उदासीन लवण हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन तीनों प्रकार के लवण हो सकते हैं। हमने छोटी क्लास में यही पढ़ा था कि लवण हमेशा उदासीन होते हैं, लेकिन अब हम ये पढ़ रहे हैं कि लवण उदासीन के साथ साथ अम्लीय और क्षारकीय भी हो सकते हैं। और लास्ट टाइम अभी जो 10th का पेपर आया था उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, जिसके अंदर आपको प्रबल अम्ल या क्षारक, दुर्बल क्षारक, इन सब के अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन आया था। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते हैं प्रबल अम्ल। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। हम एक बार ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल्स, और इससे पहले हमने यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर किए थे। ठीक है, तो यही से हम आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, और जो क्षारक है वो दुर्बल है, वो वीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल है। और दुर्बल क्षारक में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा NH4Cl और साथ में जल। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो लवण बना, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस लवण की प्रवृत्ति क्या होगी, ये अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा या उदासीन होगा, यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है कि अम्लीय होगा, बट अदरवाइज़ अगर आपको मैंने यहाँ पे नहीं लिख कर दिया होता और आपसे मैं सिर्फ ये रिएक्शन लिखकर मैं आपसे पूछती कि अम्लीय है या क्षारकीय है या उदासीन है, तो आप कैसे बता पाते। देखिए, अगर ये प्रबल है, अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, तो टोटल प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा हुई, अम्ल की या क्षारक की? क्योंकि अम्ल प्रबल है तो अम्लीय होना चाहिए लवण। अगर क्षारक जो है वो प्रबल होता तो क्षारकीय हो जाता। जो ज़्यादा प्रबल होगा लवण उसी के जैसा बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों में से अम्ल ज़्यादा प्रबल है, इसलिए जो लवण बना वो अम्लीय बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अम्ल दुर्बल है, क्षारक प्रबल है, तो जो लवण बना वो कैसा बना, क्षारकीय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षारक प्रबल था। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल हमारा फेवरेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, Na, और इसके साथ में ये H को छोड़ के जितना भी बचता है वो सारा का सारा CH3COO माइनस, तो ये बन जाएगा ऐसे लिख देते हैं इसको CH3COONA प्लस H2O। ठीक है,
ये तो जो ये लवण बना ये क्षारकीय है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो क्षारक है वो प्रबल है। ठीक है, अगला प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल HCl, प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल NaOH। क्या बनेगा बताइए हमें? Na और Cl, NaCl और बचा H2O। ये उदासीन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्रबल हैं। जब दोनों प्रबल हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, राइट? तो ऐसे ही ये भी NaCl उदासीन होगा क्योंकि दोनों प्रबल हैं। अगले में दोनों दुर्बल हैं, दोनों ही वीक हैं। तो जब दोनों वीक हैं तो फिर से उदासीन बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक प्रबल होता है तो जैसा वो है, चाहे क्षारक है या अम्ल है, उसका लवण भी वैसा ही हो जाता है। अगर दोनों दुर्बल हैं तो भी उदासीन, दोनों प्रबल हैं तो भी उदासीन। दुर्बल का एग्जाम्पल, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल। दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाएंगे? CH3COO और NH4, CH3COO NH4 लिख देंगे और दूसरे साइड H2O। ठीक है, सो दिस इज़ इट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगला है फोर्थ, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड, हम जानते हैं धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। प्लस अम्ल, धात्विक ऑक्साइड का मतलब जो धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं उसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। वो जब अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो लवण और जल बनता है। किस प्रकार? कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ रिएक्ट करेगा और बचा हुआ जो H है वो O के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा। ये एक ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो जी जब कॉपर ऑक्साइड को अम्ल में डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो जो विलयन है वो नीला हरित हो जाता है। तो नीला हरित क्यों हो जाता है? कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से। ऐसे ही अगला पॉइंट है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो हम ये देखते हैं कि अम्ल जो हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ रिएक्ट करते हैं और लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्या हमने देखा था कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तभी वो लवण और जल बनाते हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होगी, क्योंकि हमने ये देखा कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी अम्ल और धात्विक ऑक्साइड मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। तो अम्ल के साथ क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्षारक होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। अब आप इसको यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पे हमने धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ा था। तब भी हमने ये पढ़ रखा है कि क्षारकीय धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। आपने ये पढ़ा था ना कि कॉपर ऑक्साइड है, जब इसको आप अब जल के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर आगे क्या होता है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधातु जब ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक क्षार के साथ, एक क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करता है, क्षारक का एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भी लवण और जल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये क्षार है तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अम्ल होगा। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती हैं। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है CaCO3, और बचा हुआ ये जो है ये जल बना लेगा। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी यहाँ पर भी लिख दिया है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। या आप यहाँ से इस बात का आप प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी के लिए इतना ही।